चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। गठबंधन प्रदेश स्तर पर नहीं तो आगे भी प्रदेश स्तर पर नहीं होगा, एमपी को लेकर कांग्रेस से अखिलेश यादव। यूपी में दलित जहां पर रहते हैं उन्हें उसी जमीन पर मिलेगा पट्टा, सीएम योगी आदित्यनाथ। राजस्थान में शराब की बिक्री पर 23 नवंबर की शाम से 25 नवंबर तक लगाया गया प्रतिबंध। यूपी में अखिलेश यादव के कार्यक्रम में सपा नेताओं में हुई मारपीट, इस दौरान बीच बचाव करने आए पुलिसकर्मियों के साथ भी नेताओं की झड़प हो गई। बिहार में कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया के तहत सीट शेयरिंग के सवाल पर राज्य के डिप्टी सीएम। बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए लालू यादव ने मेरे पति को मरवा दिया, बीजेपी सांसद रमा देवी। बिहार में लगे तेजस्वी के लिए तड़पता बिहार के पोस्टर, मुख्यमंत्री बनाने की उठी मांग। ओवैसी को तुरंत गाजा जाना चाहिए और हमास की ओर से लड़ना चाहिए, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह का हुआ निधन, सीएम नीतीश ने जताया शोक। यह इंडिया के लिए ठीक नहीं है, थरूर के खरगे या राहुल हो सकते हैं पीएम उम्मीदवार, बयान पर जेडीयू। इंडिया गठबंधन देश के 60% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, बयान पर राहुल गांधी। राघव चड्ढा को नहीं खाली करना होगा सरकारी बंगला, दिल्ली एससी ने पलटा निचली अदालत का फैसला। यह एक झूठ पत्र है, एमपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सीएम शिवराज। महादेव गैम्बलिंग ऐप घोटाले में प्रमोटर चंद्राकर ने जारी किया बयान, ईडी के आरोपों को नकारा, जिसमें 5000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। अमेरिका ने गाजापट्टी और वेस्ट बैंक के लिए 835 करोड़ रुपए की मानवीय मदद का किया ऐलान। फ्रांस में 6 हवाई अड्डों को हमले की सूचना का ईमेल मिलने के बाद कराया गया खाली, रिपोर्ट्स। इजराइल हमास की जंग के बीच इजराइल पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। पीएम मोदी ने गाजा के अस्पताल पर एयर स्ट्राइक में 500 लोगों की मौत होने पर जताया शोक। इजराइल में रॉकेट हमले के बाद प्लेन से उतरे जर्मन चांसलर, रनवे पर लेटा दिखा उनका स्टाफ। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से 286 यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंची फ्लाइट। हमारे बच्चों के हत्यारे अपने बच्चों को भी मार रहे हैं, गाजा के अस्पताल की घटना पर नेतन्याहू। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजराइल दौरे तक हमास युद्ध पर रहेगा विराम, रिपोर्ट्स। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को जेल में घर का बना खाना खाने की मिली इजाजत। सेंसेक्स 551 अंक तोड़कर 65,877 पर हुआ बंद, 19,700 के नीचे पहुंचा निफ्टी। केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया गया, रिपोर्ट्स। चीनी के निर्यात पर 31 अक्टूबर के बाद भी जारी रहेगी रोक। आरबीआई ने आईसीआईसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक पर लगाया 16.14 करोड़ रुपए का जुर्माना। राष्ट्रपति ने रघुवर दास को ओडिशा और इंद्रसेना रेड्डी को त्रिपुरा का राज्यपाल किया नियुक्त। इस विकृत मानसिकता को रोकना होगा, इजराइल हमास युद्ध को लेकर शरद के बयान पर गोयल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का किया लोकार्पण। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि श्रीमती मुर्मू ने आज यहां बिहार के चौथे कृषि रोड मैप के लॉन्च के अवसर पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा है कि वर्ष 2008 में पहला कृषि रोड मैप लॉन्च होने के बाद से राज्य ने कृषि क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं आपको बता दें, यह जानकर खुशी हुई कि इस अवधि के दौरान प्रदेश में धान, गेहूं, मक्के का उत्पादन दोगुना हो गया है। इसी अवधि में मछलियां, मशरूम और मखाना के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति ने कहा, बिहार के कृषि क्षेत्र की क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ प्रथम कृषि अनुसंधान केंद्र साल 1905 में राज्य के पूसा में खोला गया था। उन्होंने कहा कि जैविक खेती में अच्छा मुनाफा हो रहा है और बिहार को इसका लाभ उठाना चाहिए। बिहार सरकार ने इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिया है और गंगा नदी से लगे जिलों में इसे बढ़ावा दे रही है। राष्ट्रपति मुर्मू ने राज्य के किसानों को उनकी उपज को बाजार तक पहुंचाने के लिए सस्ती परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें विशाल बाजार भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सीमांत किसानों के पास अपने कृषि कार्य के उच्च प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए संसाधन नहीं है। वे गाय के गोबर जैसे पारंपरिक संसाधनों का उपयोग करके खेती कर सकते हैं। उन्होंने बिहार की समृद्ध संस्कृति की भी सराहना की और कहा कि वह इससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता पूर्व युग में ओडिशा भी बिहार का एक हिस्सा था और ओडिशा की बेटी होने के कारण वह खुद को बिहारी भी कह सकती हैं। राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री नीतीश के बार बार बिहार आने के अनुरोध का जवाब देते हुए कहा
कहा कि वह आने वाले दिनों में राज्य का दौरा जरूर करेंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने के बाद वह स्वयं खेती से जुड़े कामों को करना चाहेंगी और यह जानना चाहेंगे कि बिहार में कृषि रोड मैप कैसे लागू किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए खेती की प्राकृतिक परंपरा को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने एक महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की खेती में आने को याद करते हुए कहा, महिला ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी छोड़ दी थी और प्राकृतिक परंपरा का उपयोग करते हुए खेती को चुना था, जिसे वह मुंबई स्थित एक कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के वेतन से अधिक कमाने में सक्षम हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार ने कृषि क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। राज्य में पहले कृषि रोड मैप के लॉन्च होने के बाद से कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे बिहार के किसानों ने चीन के धान की खेती के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि प्रथम कृषि रोड मैप के लागू होने के बाद कृषि में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिहार को कई राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य के पहले कृषि रोड मैप के लॉन्च होने के बाद से बिहार का सर्वांगीण विकास हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री की जात सर्वेक्षण के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि हाल ही में बिहार में जाति सर्वेक्षण आयोजित किया गया, जो साल 1931 में देश में हुई जाति जनगणना के बाद यह पहली ऐसी कवायद थी। एक और बड़ी खबर, 6 फसलों की एमएसपी बढ़ी। सीएम योगी ने कहा यह निर्णय स्वावलंबी किसान समर्थ किसान के संकल्प को पूर्ण करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए की दरों में बढ़ोतरी पर मुहर लग गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने डीए की बढ़ी हुई दरों की घोषणा की है। इसके साथ ही मोदी सरकार ने किसानों की आमदनी और आर्थिक स्थिति बेहतर करने की दिशा में रबी की 6 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। कैबिनेट ने एमएसपी में 2% से लेकर 7% तक बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। मोदी सरकार के इस फैसले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2024-2025 के लिए रबी की 6 फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का निर्णय अभिनंदनीय है। यह निर्णय स्वावलंबी किसान समर्थ किसान के संकल्प को पूर्ण करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। आभार प्रधानमंत्री जी। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ाए जाने के फैसले का भी उन्होंने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन के महंगाई राहत की दर में 4% की वृद्धि हुई है। निर्णय अत्यंत अभिनंदनीय है। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर दीपावली सहित अन्य पर्वों के पूर्व आज लाखों कर्मचारियों एवं पेंशन धारकों को इस उपहार हेतु हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। सीएम योगी ने हापुड़ को दिया 136 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, लाभार्थियों को वितरित किया प्रमाण पत्र। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को हापुड़ में भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी क्षेत्र के तत्वावधान में आयोजित अनुसूचित जाति जनजाति सम्मेलन में सहभाग किया था। इस अवसर पर 136 करोड़ रुपए लागत की जन कल्याणकारी परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास के साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित हुआ था। सीएम योगी ने कहा है कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के भाव से कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश का विकास तेजी से हो रहा है। इस सरकार में सभी पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विकास की पटरी पर है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि सही मायने में अगर आप देखेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य भी आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो पाया था। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार आपकी समृद्धि, आपकी सुरक्षा और आपकी खुशहाली के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राघव चड्ढा को अभी नहीं छोड़ना पड़ेगा सरकारी बंगला, दिल्ली एससी ने अपने फैसले पर क्या कहा। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार 17 अक्टूबर को आप सांसद राघव चड्ढा की ट्रायल कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिका स्वीकार कर ली है जिसने उन्हें टाइप 7 सरकारी बंगले से बेदखल करने का रास्ता साफ कर दिया था। इसका मतलब यह है कि चड्ढा को फिलहाल बंगला खाली करना नहीं पड़ेगा। राघव चड्ढा ने पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के 5 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट को रोक किया था। एडीजे ने राघव चड्ढा के पक्ष में आए 18 अप्रैल के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया था जिसने सचिवालय को चड्ढा को बंगले से बेदखल करने से रोक दिया था। 18 अप्रैल के अंतरिम आदेश के खिलाफ राज्यसभा सचिवालय ने एक समीक्षा दायर की थी जिसे एडीजे ने अनुमति दे दी थी, यह मानते हुए कि राघव चड्ढा ने मांग के अनुसार तत्परता नहीं दिखाई। हाई कोर्ट ने क्या कहा आपको बता दें कि राघव चड्ढा की याचिका को स्वीकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने जज अनूप जयराम भमानी ने 18 अप्रैल के अंतरिम आदेश को पुनर्जीवित करते हुए कहा कि यह ट्रायल कोर्ट के समक्ष अंतरिम राहत के लिए चड्ढा के आवेदन पर फैसला होने तक लागू रहेगा।
रहेगा। हाई कोर्ट ने राघव चड्ढा को आज की घोषणा के 3 दिनों के भीतर वाद प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। जस्टिन भंभानी ने कहा है कि राघव चड्ढा ने अपने मुकदमे में केवल एक संस्था या एक निकाय के रूप में राज्यसभा सचिवालय पर मुकदमा दायर किया था, न कि इसके सचिवालय जो एक व्यक्ति है पर मुकदमा दायर किया था। हाई कोर्ट ने कहा है कि चड्ढा ने सचिवालय को उसके 3 मार्च के आदेश के अनुसार कोई भी कार्रवाई करने से रोकने की मांग की थी, जिसने उनका बंगला आवंटन रद्द कर दिया था। राघव चड्ढा का आधिकारिक आवास पंडारा रोड में एक सरकारी टाइप 7 बंगला है जो लुटियंस दिल्ली के अंतर्गत आता है। ये बंगले उन सांसदों को आवंटित किए जाते हैं जिन्होंने मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट राघव चड्ढा के मामले की सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें उन्होंने राज्यसभा से उनके निलंबन की चुनौती दी थी। राघव चड्ढा को कथित तौर पर अन्य सांसदों के जाली हस्ताक्षर करने और उनकी सहमति के बिना एक समिति के लिए उनके नाम प्रस्तावित करने के लिए निलंबित कर दिया गया था। राघव चड्ढा को अगस्त में राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था, जब 4 सांसदों ने उन पर उनकी सहमति के बिना एक समिति में उनके नाम शामिल करने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को आरोपों का समाधान करने का निर्देश दिया था और भारत के अटॉर्नी जनरल वेंकटेरमणि से सहायता का अनुरोध भी किया था। ये मामला 30 अक्टूबर को फिर से शुरू किया जाएगा।